बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था द एयर पैसेजवे, और हमने उसमें डिफरेंट टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और यकीनन वो आपको तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली और थ्योरेटिकली समझ आ चुके होंगे। बेटा, फिर भी अगर उनमें कोई डिस्कशन आपने करनी थी, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि स्कूल के व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस के बारे में भी मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब फर्दर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 6 के ऊपर, द लंग्स। बेटा, लंग्स को उर्दू में फेफड़े कहा जाता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका रेस्पिरेशन करने के लिए, यानी सांस लेने के लिए। जब आप सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है, तो रेस्पायर करते वक्त आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो कंसीडर होता है वो है लंग्स। जैसे डाइजेशन करते वक्त आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन स्टमक कंसीडर किया जाता है, इसी तरह जब आप सांस लेते हैं तो आपका जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कंसीडर किया जाता है वो होते हैं आपके लंग्स। बेटा, हमने कल लास्ट पे जो बात कंप्लीट की थी वो कुछ इस तरह थी कि आपके पास नेज़ल कैविटी से एयर ट्रैवल करती है, नोज़ के थ्रू, इंटरनल नोस्ट्रिल्स के थ्रू वो एयर फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से वो लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स से वो ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से वो ब्रोंकाई में जाती है, फिर वो आगे दो लंग्स के ब्रोंकियोल्स में डिवाइड कर जाती है, फिर एल्वोलर डक्ट और एल्वियोलाई। लास्ट पे कल हमने ये पढ़ा था कि एल्वियोलाई के सराउंड की जाती हैं कैपिलरीज़। नेचुरली तौर पर कैपिलरीज़ जो हैं वो एल्वियोलाई के सराउंड होती हैं, मतलब उन्होंने उसे कवर किया होता है, उस पाउच को। और वो कैपिलरीज़ एक तरफ से आर्ट्रियोल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं और दूसरी तरफ से वेन्यूल के साथ, और वही आर्ट्रियोल फर्दर आगे मूव करती है और आर्टरीज़ के साथ कनेक्ट करती है, और वेन्यूल जो है वो आगे जाकर वीन के साथ कनेक्ट होती है। और लास्ट में कल मैंने आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि कैसे ब्लड पंप करके हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में आता है, और इसी एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, और फिर वापस आपके हार्ट में ब्लड आता है और पंप होकर पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। इस वजह से लंग्स के बारे में हमें फ़र्दर डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप वाइट बोर्ड पर देखें तो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है कि लंग्स आर प्रेजेंट इन दी थोरेसिक कैविटी। वर्ड थोरेसिक है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी। और हमेशा जो आपके लंग्स पाए जाते हैं वो पेयर फॉर्म में होते हैं। पेयर का मतलब दो लंग्स हैं, ठीक है। थोरेसिक कैविटी, ये जो पोर्शन है नेक रीजन वाला, ये थोरेसिक कैविटी कंसीडर किया जाता है चेस्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट, आपके इस थोरेसिक कैविटी के अंदर जो लंग्स पड़े हैं वो पेयर फॉर्म में हैं, और 12 इन पेयर हैं। 12 इन पेयर से मुराद कि 12 बोन्स होती हैं पहले, ठीक है, कुछ मसल्स की बोन्स होती हैं और उन बोन्स के अंदर आपके लंग्स हैं। जो 12 पेयर ऑफ बोन्स हैं, 12 इधर होती हैं बोन्स, 12 इधर होती हैं, 12 और 12 टोटल 24 होती हैं, लेकिन हमें इन्हें 12 इन पेयर्स कहते हैं। और इन्हीं बोन्स के ऊपर मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है डायफ्राम। बेटा, ये डायफ्राम क्या है? जहाँ पर आपके लंग्स ख़त्म होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उसके नीचे एक बाउल स्ट्रक्चर, बाउल या इसको आप डोम शेप कह सकते हैं। जिस तरह अगर आप एक बाउल लेते हैं, ठीक है, उस बाउल को आप उल्टा करके रख दें, ठीक है, उसे अगर आप स्वैप कर दें तो बाउल को अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो ऐसी डोम शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। तो उसी डोम शेप स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं डायफ्राम। मैंने आगे मेंशन भी किया बिलो दी लंग्स। तो आइए पहले इसको यहाँ तक हम रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 6 है आपका दी लंग्स।
ऑल दी एल्वियोलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग, यानी एक लंग की बात कर रहा है, उसका हिस्सा है तमाम की तमाम तर एल्वियोलाई। देयर इज़ अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी, आपकी थोरेसिक कैविटी में एक इस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्स की फॉर्म में। जी चेस्ट वॉल इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 जो रिब्स की बोन्स हैं, एंड द रिब मसल्स आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल्स, और इनके ऊपर जो मस्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है कॉल्ड डायफ्राम, इसका क्या नाम है, डायफ्राम इज़ प्रेजेंट बिलो दी लंग्स, ये कहाँ पर पाया जाता है, आपके लंग्स के नीचे। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट के लिए पेज नंबर 8 पर एक डायग्राम दिखाऊंगा। अगर आप पेज नंबर 8 पर आएँ तो लेफ़्ट साइड वाली अगर आप डायग्राम देखें तो आपने सिर्फ रिब्स को देखना है, रिब्स को देखिए तो रिब्स के नीचे आपको ऐसे कर्व शेप नज़र आएगी, उसी कर्व शेप को हम क्या नाम देते हैं, डायफ्राम। ठीक है, वापस आ जाइए रीडिंग पर। द लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर एंड हैज़ 2 लोब्स, लोब्स का मतलब पोर्शन यानी हिस्से, मीन्स कि आपका जो लेफ़्ट लंग होता है वो स्मॉलर होता है और उसके 2 लोब्स होते हैं, जबकि आपका जो राइट लंग होता है उसके 3 लोब्स होते हैं, 3 पोर्शंस होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। एंड इज़ बिगर, दे आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन, इलास्टिक मतलब लचकदार होते हैं। द लंग्स आल्सो हैव ब्लड वेसल्स दैट आर द ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड वीन्स, यानी ये बात अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि आपके जो लंग्स हैं इनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, द फर्स्ट इज़ आर्टरी, द सेकंड इज़ वीन एंड द थर्ड इज़ कैपिलरी। सो आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे उन्होंने 2 वर्ड मेंशन किए हैं, द फर्स्ट इज़ आर्टरीज विच आर द यूनिट्स ऑफ आर्टरी एंड वीन्स, और पल्मोनरी का मतलब ये है यहाँ पर कि ये हार्ट से आ रही हैं, पल्मोनरी का मतलब हार्ट से, क्योंकि आपने लास्ट ईयर हार्ट के बारे में पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेकर जाती थी, लंग्स की तरफ, और लंग से जब ब्लड वापस आता था तो पल्मोनरी वीन लेकर आती है। ठीक है, ईच लंग इज़ इनक्लोज्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो ये आपका असल में चौथा पॉइंट है कि लंग्स को डिवाइड किया गया 2 मेम्ब्रेन्स पे, द फर्स्ट इज़ आउटर मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड द सेकंड इज़ इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। बेटा यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने यहाँ तक याद करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, राइट अ नोट ऑन लंग्स। ठीक है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन तक आपने इसको याद करना है। अब आप अगर अगले पेज पर आ जाएं तो नेक्स्ट पेज पर आपको एक डायग्राम बनी नज़र आएगी लंग्स की, उसके सेंटर में आपको यकीनन हार्ट बना हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर आप उस डायग्राम को देखेंगे तो आपको इनर और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और उसके दरमियान पाया गया फ्लूइड भी समझ आ जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ये आपका इस चैप्टर का एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, राइट अ नोट ऑन मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, राइट अ नोट ऑन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, 2 तरह से। एक बात आपने और याद रखनी है कि इनहेलेशन को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसको इंस्पायरेशन भी कहा जाता है, और इसी तरह एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। बुक में ये दोनों नाम मेंशन है। ठीक है, आप इसको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पढ़ लें या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको बड़े ही गौर और इत्मीनान से सुनना है। ठीक है, तो अब इनहेलेशन का पहले मीनिंग सुन लीजिए। इनहेलेशन का मतलब है एयर को इन लेकर आना अंदर। तो अब आपने मैकेनिज़्म देखना है कि जब एयर ट्रैवल करेगी इन्वायरमेंट से ट्रैवल करके, वो जब आपके इनसाइड आएगी तब आपका मैकेनिज़्म कैसे चेंज होगा, इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें क्या चेंजेस आएंगे। और जब आप एक्सहेलेशन करेंगे या एक्सपायरेशन करेंगे, मींस कि जब एयर आपके लंग्स से बाहर जाएगी, उस वक्त आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो चेंजेस आएंगी मैकेनिज़्म में, हमने उन्हें नोट डाउन करना है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर अभी हम किसी रेस्ट पोजीशन में हैं, लाइक
बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, किसी भी किस्म की रेस्ट पोजीशन में है कि हम कोई काम नहीं कर रहे, तो उस रेस्ट पोजीशन में कितनी मरतबा हमारा जो लंग्स हैं उनमें इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, उसका टाइम भी नोट करेंगे हम 1 मिनट में। और जब हम कोई हार्ड जॉब करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तब उनमें कितनी चेंजेस आती हैं, उसका रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो कैसे होता है। और एक और मैं आपको इसमें बात बताता चलूँ कि इस टॉपिक में हमने ब्रेन की बात भी करनी है, हम इसमें डिस्कशन करेंगे अबाउट ब्रेन। और जितना मुझे याद पड़ता है कि 9th क्लास में आपने ब्रेन के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं की। ब्रेन के बारे में हम इस साल अभी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, वहाँ पर हम ब्रेन के बारे में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रॉपरली उसको डील करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्रेन के 3 पोर्शंस होते हैं बेसिक। द फर्स्ट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर उन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की डिफरेंट आगे पार्ट्स हैं, उनको डिस्कस फर्दर करेंगे। बहरहाल अभी हम अपने इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसीजर पर आते हैं। इन्हेलेशन का मतलब मैंने आपको बताया, या इंस्पायरेशन का, कि सांस को यानी एयर को इन्वायरमेंट से आपने अपनी बॉडी के इनसाइड ले जाना है। तो अब देखते हैं कि चेंजेस क्या आती हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब एयर इन्वायरमेंट से ट्रैवल करके आपके लंग्स में जाने की कोशिश करेगी तो उससे पहले वो आपकी थोरेसिक कैविटी में आएगी। तो ज़ाहिरी सी बात है, जैसे ही एयर ट्रैवल करके आपकी नेज़ल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में आएगी तो थोरेसिक कैविटी में एयर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा, यानी थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक हो गया। एक्सपैंड होने की वजह से आपके लंग्स भी क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड, यानी रेज्ड का मतलब कि उनका एरिया बढ़ जाएगा। जैसे आप खुद इसको, अगर अभी आप देख रहे हैं अपनी बॉडी के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं। आप 2 मिनट के लिए इसको फील करें। आप सांस इन करें, आप जैसी सांस को इन करेंगे, मतलब एयर को इन करेंगे, तो इन करने से आपका खुद ब खुद जो लंग्स का पोर्शन है वो खुद ब खुद क्या होगा, रेज होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका लंग्स का पोर्शन रेज होगा तो उसके ओपोनेंट जो नीचे डायफ्राम का पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, लोवर्ड का मतलब कि वो थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है। तो इसको ज़रा देखिए, इन्हेलेशन में आपके रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिब के मसल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब रिब्स का जो एरिया होता है वो एरिया रेज्ड होता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके डायफ्राम मसल्स क्या हो जाते हैं, लोवर्ड। जब ये लोवर्ड होते हैं तो अब आप अगर फील करें, आप जब एयर को इन करते हैं इसकी वजह से आपके लंग्स रिलैक्स हो जाते हैं, यानी उनके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ता। तो हम ये कहते हैं कि प्रेशर रिड्यूसेस ऑन लंग्स, कि लंग्स पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ता। प्रेशर ना पड़ने की वजह से लंग्स रिलैक्सेशन में आ जाते हैं। तो ये वो मैकेनिज़्म है बेटा जो कि इन्हेलेशन में परफॉर्म होता है। यानी जब आप सांस इन करेंगे, सांस में इसलिए बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको वर्ड समझ आ जाए, आप सांस की जगह उसको ब्रेथ भी कह सकते हैं, आप उसकी जगह उसको एयर भी कह सकते हैं। तो एनवायरनमेंट से जैसे ही एयर आपके अंदर ट्रैवल करेगी तो बेसिकली ये 3 काम उसके अंदर ज़रूर होंगे। पहले इसे रीड कर लेते हैं, आइए। द मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। जैसे मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि ब्रीदिंग की डेफिनेशन आपको चैप्टर के स्टार्ट में मिलेगी और फिर एक और टॉपिक आगे आएगा जहाँ पर मिलेगी। तो बेटा ब्रीदिंग की डेफिनेशन दोबारा यहाँ पर आ गई है, इसको दोबारा सुनिए। द फिज़िकल मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद द गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी बाहर से कोई भी फिज़िकली तौर पे आपकी मूवमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है, जिसकी वजह से गैसेस चेंज हो रही हैं, इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। देयर आर 2 फेसेस ऑफ ब्रीदिंग, यानी इसके 2 फेस हैं। हम इसको समझने के लिए 2 फेसेस में क्या कर लेते हैं, डिवाइड। द फर्स्ट इज़ इन्हेलेशन एंड द सेकंड इज़ एक्सहेलेशन, विच इज़ आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। आइए पहले इन्हेलेशन की बात करते हैं। ड्यूरिंग इन्हेलेशन द रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिब्स आर रेस्ड। At the same time the dome shaped diaphragm contract and is lowered। मतलब डोम शेप का मतलब, वैसे डोम का मतलब होता है गुंबद नुमा। मैं इसको अब तशबीह नहीं दे सकता, जैसे मस्जिद के गुंबद होते हैं, मैं उसकी बजाय, क्योंकि वो ज़रा ऑकवर्ड हो जाएगा, उसकी बजाय मैं एक बाउल की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, बाउल, आपके जो घर में बाउल होता है उसकी आप उसको उल्टा करके, जैसे मैंने आपको बताया पहले, उसे उल्टा करके रख दें तो वो एक डोम शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। These movements increase the area of thoracic cavity। जैसे मैंने आपको बताया, एयर जब अंदर आएगी तो thoracic cavity का एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
विच रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन लंग्स। और जैसे ही एयर आपके अंदर आएगी, जैसे ही आप एयर अंदर करेंगे तो लंग्स ऊपर आएंगे और उन लंग्स के ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होगा। हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो रिलैक्सेशन फॉर्म में आ जाएंगे। एज अ रिज़ल्ट, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, द लंग्स एक्सपैंड एंड द एयर प्रेशर विद इन दैम आल्सो डिक्रीजेस। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड से मुराद के बाहर और अंदर दोनों तरफ जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर तक मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एयर को इन करते हैं, हवा को इन करते हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन इन नहीं होती, उसके साथ कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी इन होती है। लेकिन इन करते वक्त ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है। चलिए अब अगला टॉपिक है एक्सपायरेशन या एक्सलेशन। जो जो काम इनहेलेशन में हुए हैं उसके ऑपोजिट वर्किंग एक्सलेशन में होगी। कैसे? आपने भी सांस लिया था ऐसे, चेस्ट इंक्रीज़ हुई, डायफ्राम लोअर्ड हुआ। अब इसकी जो हेडिंग्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब जैसे ही आप लंग्स का प्रेशर छोड़ेंगे, मतलब सांस को छोड़ेंगे, सबसे पहले क्या होगा, आपके रिब मसल्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे। आप इसको डिक्रीज़ नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएंगे, जबकि आपका डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाएगा। लेकिन बुक के अंदर वर्ड ओरिजिनल सिर्फ लंग्स के लिए उसने यूज़ किया हुआ है राइटर ने, जबकि डायफ्राम के लिए उसने ओरिजिनल का वर्ड यूज़ नहीं किया। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सलेशन के अंदर जो आपके पास प्रेशर है वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है लंग्स पर। आप खुद अगर सांस एक लम्हा छोड़ कर देखें, सांस इन, ठीक है, रेस्पिरेशन, इसको छोड़ेंगे, जब आप एक्सलेशन करेंगे तो एक्सलेशन करने से आपकी चेस्ट के ऊपर प्रॉपर जो है वो एयर का क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करती है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है लंग्स के ऊपर। बाकी बातें मैच करती हैं तो इसे रीड कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आफ्टर द गैसेज एक्सचेंज इन द लंग्स, जब उसमें एक्सचेंज होती हैं गैसेस, द इम्प्योर एयर, इम्प्योर एयर का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी, इज़ एक्सपेल्ड आउट इन एक्सलेशन। एक्सपेल्ड का मतलब रशेज आउट, बाहर निकल जाएगी। द रिब मसल रिलैक्स, सबसे पहले तो रिब मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। इनहेलेशन पे पढ़ा था रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जबकि एक्सलेशन में हमने पढ़ा कि रिब मसल रिलैक्स हो जाएंगे। इधर ये रेज्ड हुआ था एरिया, इधर जो है वो एरिया जो है वो ओरिजिनल हो जाएगा। ब्रिंगिंग द रिब्स बैक्स टू द ओरिजिनल पोजीशन, ठीक हो गया। डायफ्राम मसल्स भी क्या हो जाएंगे, रिलैक्स, एंड इट गेट्स इट रेज्ड डॉम शेप, और वापस अपनी उसी डॉम शेप में रेज्ड यानी बढ़कर चले जाएंगे। दिस रिड्यूसेस द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी। पहले जब हमने कहा था एयर आकर थोरेसिक कैविटी को इंक्रीज़ करेगी, तो एयर जब निकलेगी तो थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। द प्रेशर ऑन लंग्स, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज़ एक्सपेल्ड आउट ऑफ दैम। बेटा ये आपका इनहेलेशन और एक्सलेशन हो गया। अब हम बात करेंगे रेट की। रेट मतलब किन सर्कमस्टांसिस में आपके जो लंग्स हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जिनमें आपके लंग्स जो हैं वो वर्क करते हैं और कितना करते हैं। अगर तो मैं बात करूं रेस्ट की, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो याद रखिएगा रेस्ट में बुक के ऊपर मेंशन भी है कि 16 से 20 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 16 से 20 मरतबा आपका रेट है सांस लेने का। आप इनहेलेशन और एक्सलेशन करते हैं एक मिनट में 16 से 20 टाइम्स, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये तो बात है इजी, ये तो हो गया रेस्ट। अगर मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है वो रेस्ट से किसी भी वजह से किसी हार्ड जॉब में आ गई है, हार्ड जॉब से मुराद कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, जिम वगैरह में जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते वक्त क्या होता है, ये रेट को चेक करने के लिए मैं आपको बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी की जो मूवमेंट है वो बॉडी की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ होने की वजह से आपकी जो रेस्पिरेशन रेट है, सांस लेने का जो अमल है या प्रोसीजर है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आप एयर ज़ोर ज़ोर से मतलब फास्टली इन एंड आउट करेंगे
तो इसकी वजह से जो काम होगा वो ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी नेचुरली तौर पे। कभी आपने देखा हो, अगर आप भाग रहे हैं, बड़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आपको सांस आना शुरू हो जाएगा, आपका सांस उभरना शुरू हो जाएगा ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि असल में बाहर से जो एयर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है वो सही कंसंट्रेशन में आपके अंदर ब्लड में मिक्स नहीं हो रही होती, तो उसके बरक्स उसके ओपोनेंट ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, इंक्रीज़। जैसे ही ये काम होता है तो एक मैसेज यही कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, आपका ब्रेन एक्सेप्ट करता है और उस मैसेज को ब्रेन आगे फॉरवर्ड करता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि भाई आपका जो रेट है वो आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, सांस लेने का यानी रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, वगरना कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और उसकी वजह से आपका सांस फूल सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो ब्रेन असल में इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो ब्रेन असल में एक रेस्पिरेटरी सेंटर कहलाता है। ब्रेन क्या कहलाता है, एक रेस्पिरेटरी सेंटर। सेंटर मतलब ये एक दरमियाना प्रोसीजरिंग वर्क आउट जो है वो कंप्लीट करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैसेज भेजता है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना रेट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। अब सवाल ये है कि वो रेट कितना इंक्रीज़ करता है। तो बेटा आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी हार्ड जॉब परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्सरसाइज या हार्ड जॉब को परफॉर्म करने की वजह से पर मिनट जो टाइम पहले हमने लिया है उतने ही टाइम में आपका जो रेट 16 से 20 टाइम था वो तकरीबन आपका रेट डबल होकर 30 से 40 टाइम्स हो जाता है। मतलब 1 मिनट पे जहाँ पे आप नॉर्मली 16 से 20 मरतबा 16 to 20 टाइम्स रेस्पिरेशन कर रहे थे, वही अब उतने ही मिनट में आपका रेस्पिरेशन रेट तकरीबन डबल हो जाएगा 30 to 40 टाइम्स। और ये रेट डबल करवाना, इसको इंक्रीज़ करवाना, इस रेट को, ये सारा काम रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे करवाया जाता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये काम कौन परफॉर्म करवाता है, ब्रेन। ठीक है, आ जाइए इसको फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को, फिर मैं आपको मार्क करवाता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने कहाँ तक करना है। ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 times per minute in normal circumstances, that is rest. The rate of breathing is controlled by the respiratory center in the brain. ठीक है, ब्रेन के अंदर कंट्रोल। The respiratory center is sensitive to the concentration of carbon dioxide in blood. मतलब कि अगर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इस लेवल पे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो जल्दी से वर्कआउट शुरू करेगा। When we do exercise or some hard job, जब आप कोई हार्ड जॉब परफॉर्म करते हैं, our muscle cells carry out cellular respiration at greater rate. तो सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज। It results in the production of more carbon dioxide which is released in the blood. तो जब आप ज़्यादा काम करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेट इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ होने की वजह से आपके ब्लड के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। This greater than normal circumstances of carbon dioxide. अब आपका रेट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। Then it stimulates the respiratory center of brain. Stimulate का मतलब होता है चेंज। स्टिमुलेट का क्या मतलब होता है, चेंज। बल्कि मैं इसकी एक छोटी सी अगर डेफिनेशन लिख दूं तो आपको स्टिमुलेट का वर्ड समझ आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक सो ये पहली दफ़ा शायद आपने सुना हो। स्टिमुलेट का मतलब होता है एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है, अब वो चेंज दो ही तरह से हो सकता है, या तो वो आपका एक एक्सटर्नल चेंज हो सकता है या फिर वो आपका क्या हो सकता है, इंटरनल चेंज। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर इस बात को यहाँ तक वाइंड अप करूँगा। एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज की एग्जांपल देकर, फॉर एग्जांपल आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ठीक है, आपकी बॉडी वार्मर हो रही है, तो क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल चेंज है, ठीक है। और ये चेंज आपको कहाँ से मिला, आपके एनवायरनमेंट से।
क्योंकि गर्मी कहाँ पर हुई है, इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे क्या हुआ है, इफ़ेक्ट हुआ है। इसी तरह अगर ये आपका कहलाएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लेकिन अगर आपको बुखार हो जाता है, ठीक है, अगर आप इल हैं, उसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल चेंज, हीट होगी लेकिन वो इंटरनल हीट होगी, चाहे इंटरनल हीट हो या चाहे एक्सटर्नल हीट हो, इसकी वजह से आपकी नॉर्मल बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी तरह जब आप नॉर्मली ब्रीथ कर रहे थे, सांस ले रहे थे, तो पूरा एक प्रोसीजर इजीली चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसमें चेंजेस आई, एक्सटर्नल चेंज आया, आपने कोई हार्ड जॉब परफॉर्म की, तो उस एक्सटर्नल चेंज की वजह से आपका इंटरनल चेंज आया। वो इंटरनल चेंज क्या था कि आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, जिसको हमने क्या वर्ड दिया, स्टिमुलेट। ठीक है, उसी लाइन से स्टार्ट करूँगा। दिस ग्रेटर देन नॉर्मल कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। मैसेज ब्रेन को चला जाएगा, ठीक है। द रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड मैसेजेस टू द रिब मसल एंड डायफ्राम टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो क्या होगा, ब्रेन मैसेज भेजेगा आपके लंग्स को यानी रिब्स को, और उसके बाद आपके नीचे मौजूद डायफ्राम को, कि वो जल्दी जल्दी मूवमेंट शुरू कर दें, जल्दी जल्दी क्या शुरू कर दें, मूवमेंट। द रेट ऑफ ब्रीदिंग सो दैट द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ब्लड कैन बी रिमूव्ड आउट द बॉडी, ताकि ईजिली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से क्या हो सके, एक्सपेल हो सके। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और अदर हार्ड फिजिकल जॉब द ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है बेटा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। ये आपको जब भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ राइट अ नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, द सेकंड इज़ राइट अ नोट ऑन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या फिर इनहेलेशन की जगह इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन की जगह एक्सपायरेशन का वर्ड भी यूज़ हो सकता है। इसको मार्क कर लीजिए। इनहेलेशन का पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है, एक्सहेलेशन का आपने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट करना है। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और हार्ड जॉब। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप फर्स्ट 2 लाइन लिखेंगे और हार्ड जॉब में आप इस पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइन्स लिख कर अपना लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो बीच में रेस्पिरेटरी सेंटर वाला टॉपिक है वो सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, ठीक है। अब एक लास्ट बात है और आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट होगा। आपको एक ब्लू पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा, उसके बारे में मैं बात करने लगा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग का प्रोसेस, अगर मैं वैसे आपसे बात करूं तो ब्रीदिंग का प्रोसेस इनवॉलेंट्री भी है और वॉलेंट्री भी है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इसको हम इनवॉलेंट्री ही कहते हैं। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आई थिंक सो आपने 8th क्लास में साइंस में पढ़ा था। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग, वॉकिंग, ठीक है, सीइंग, ETC। सॉरी, सीइंग उसमें नहीं आएगा, देखना, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा जो आपके पास एग्जांपल आती है वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल डाइजेशन, ठीक है। खाना खाना तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जब तक वो बाइट आपके माउथ में है वो आपके कंट्रोल में है। एक दफ़ा वो अगर टंग से स्लिप हो गई तब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसके बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में, बोलस। जब बोलस बन जाता है तो वो कंट्रोल में नहीं रहता। ब्लिंकिंग ऑफ आइस, आंखों का बार बार इनको ओपन करना, क्लोज करना, अभी जैसे मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर रहे हैं, इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर, तो ये इनवॉलेंट्री की एग्जांपल्स में आता है। इसी तरह आपका ब्रीदिंग जो है वो जब तक आपके कंट्रोल में है, आप सांस रोक लें, यह आपका वॉलेंट्री बन जाएगा। लेकिन मोस्टली केसेस यही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम आप सांस रोकेंगे, आप उसे नहीं रोक सकते, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ब्रीदिंग प्रोसेस, ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा है, ये सारे का सारा इनवॉलेंट्री एक्शन कहलाता है। इनवॉलेंट्री एक्शन आर दोज एक्शंस विच कांट बी कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन पर्सनली, जिसको इंसान खुद जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके बारे में रीड कर लेते हैं। द ब्रीदिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री टू अ लार्ज एक्सटेंट, however we can control the rate of breathing but not for a long time, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक आज मैंने आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए। एक लंग्स का लॉन्ग क्वेश्चन था, राइट अ नोट ऑन लंग्स, और एक उन्हीं लंग्स के ऊपर और उससे रेलिवेंट जो आपका क्या कहते हैं पार्ट्स थे एसोसिएटेड, उनके बारे में पढ़ा था।
तो यकीनन ये आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपने इनको राइट भी करना है, इनको लर्न भी करना है। अगर इन क्वेश्चन से रेलिवेंट आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रॉब्लम आपको थ्योरेटिकली है या चाहे वो प्रॉब्लम आपको कॉन्सेप्चुअली है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास स्कूल का व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप उसके ऊपर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम इन टॉपिक से रेलिवेंट है वो आप वहाँ पर सर से डिस्कस करिए। होपफुली मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूँगा। थैंक यू सो मच।